ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में घनत्व के बारे में, तापमान के बारे में जान चुके थे। महासागरीय जल में तापमान कितना होता है और घनत्व की मात्रा कितनी होती है, क्या होता है। उसके बाद है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे लवणता के बारे में, यानी सैलिनिटी। लवणता यानी कि जल में नमक की कितनी मात्रा है, या फिर जल में नमक की जो मात्रा होती है, घुला हुआ जो नमक होता है, वही कहलाता है आपका लवणता। ठीक है, तो जब उसको मापा जाता है तब मापने के बाद उसका मात्रा डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि इतना है। और इसका जो मात्रक है उसे इंगित करने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए वो प्रतिशत जैसा आप लोग को दिखेगा, लेकिन वो प्रतिशत नहीं होता है। उसे प्रति 1000 ग्राम या पर 1000 उसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लवणता। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लवणता क्या होती है, इसको मापा कैसे जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महासागरीय जल में कहाँ पर लवणता ज्यादा होती है और कहाँ पर कम होती है। ज्यादा होती है तो क्यों होती है, और कम होती है तो क्यों होती है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जल में जो नमक की मात्रा होती है, घुली हुई जो नमक की मात्रा होती है, विभिन्न तरह के जो तत्व होते हैं, वो सागरी जल में ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। और सागरी जल में कहाँ से आते हैं? वो नदियों द्वारा ले आए जाते हैं। नदियों द्वारा जब चट्टानों का, धरातली भागों का कटाव किया जाता है, तो उसी के साथ आपके जो नमक की मात्रा है, या फिर नमक है, जो सॉल्ट है, वो उसके जल के माध्यम से सागरों में प्रवाहित होता है। और उसमें क्या है कि जो सागर का मध्य भाग है, यानी ऊपरी तल है, वहां पे आपको नमक की मात्रा यानी लवणता ज्यादा होगी और नीचे वाले भाग में कम देखने को मिलेगी। इसका एक रीजन और होता है कि जहां पर ज्यादातर वाष्पीकरण होगा वहां पर आपको लवणता ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि 1000 इसका जैसे आप पैमाना अगर इसका मापते हैं तो इसको मापने का एक तरीका है कि 1000 पर 1000 या फिर 1 ग्राम जल में लवणता की कितनी मात्रा है, या फिर आप गर्म कर दीजिए तो जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर वाष्पित हो जाएगा, चला जाएगा, और जो नीचे बचा हुआ भाग रहेगा वो होगा नमक, यानी सॉल्ट। जो बचा हुआ भाग होगा वो सॉल्ट होगा। और अगर उसको वजन कर लिया जाए तो फिर वही होगी आपकी लवणता की मात्रा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसका जो मात्रक है, इसको परसेंट नहीं समझना है, ये पर 1000 होता है, यानी 1000 ग्राम जल में लवणता की जितनी मात्रा होती है वही ये बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। ठीक है, तो जो नमक होता है, सॉल्ट की जो मात्रा होती है, और जल में जो घुले हुए होते हैं, उसके दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। इसको कैसे मापा जाता है? और आप यहाँ पे इसका सिंबल देख सकते हैं, ये प्रतिशत नहीं है पर 1000 इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो गया आपका लवणता। इसके बारे में कुछ तत्व हैं, यानी कि सबसे पहले जब तत्वों के बारे में अध्ययन किया गया महासागरों में, तो कुल 27 थे, लेकिन उनमें से 7 बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय, अन्वेषण यानी एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम चैलेंजर एडवेंचर या फिर चैलेंजर अन्वेषण किया
रखा गया था के समय डीटमार ने, किसने किया था? डीटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया था, यानी 27 प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उनका पता लगाया था, जिनमें से 7 बहुत ही प्रमुख हैं और जो सर्वाधिक होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन 7 के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, आगे जानेंगे। तो विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 33 से 37 के बीच में होती है। ज्यादातर यही रेशियो पाया जाता है, 33 से 37 पर 1000 के बीच में होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तत्व होते हैं कुल 27 हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं सागरीय जल में, उनको यहाँ पे हम लोग अध्ययन उनका करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ये तो है लवणता की आपकी मात्रा, यहाँ पे दिया गया प्रति 1000 ग्राम में, इसको पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये इसका सिंबल है, इसे इंगित किया जाता है इसे, और यहाँ पे प्रतिशत दिया है। तो एग्जाम में दोनों चीजें पूछ सकता है कि जैसे पूछ दे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो लवणता है वो मात्रा कितनी है जल में, सागरीय जल में, और ये भी पूछ सकता है कि इसका प्रतिशत कितना है, परसेंट कितना है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड। ये है इसका जो सॉल्ट की मात्रा है, इसमें 27.213 पर 1000 है, और प्रतिशत में देखें तो 77.8 है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है 3.807। इसके बाद है प्रतिशत में देखें तो 10.9 है ये। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ये क्रम दिया हुआ है, क्रम से आपको ये दिखेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछता है। तो इसमें लवणता की मात्रा कितनी होती है? 1.658, और प्रतिशत कितना होता है? 4.7। किसमें होता है? मैग्नीशियम सल्फेट में होता है। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, इसमें 1.260 होता है। किसकी मात्रा है? ये लवणता की मात्रा है, यानी सॉल्ट की मात्रा है। ये यहाँ पे प्रतिशत में कितना है? 3.6 है। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, ये 0.863 है, और प्रतिशत में 2.5 है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 0.123 है, यानी ये इसकी मात्रा है सॉल्ट की, और प्रतिशत में देखें तो 0.3 है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड देखें तो ये है 0.076, और प्रतिशत में देखें तो 0.2 है। तो इस तरह से टोटल 35 हो गया, यानी कि सागरीय जल में जो लवणता की औसत मात्रा है वो कितनी है? 35 है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछता है कि महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है, यानी औसत उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है वो कितनी है। तो आपका आंसर होगा 35 या 35 पर 1000। ठीक है, औसत लवणता ये याद रखिएगा, औसत तो कितना हो जाएगा? 35। तो ये हो गया, और शुरुआत के आपके ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये 4 जो शुरुआत के जो तत्व हैं, इनका परसेंट, प्रतिशत, और जो आपके सॉल्ट हैं यानी लवणता की जो मात्रा है, ये आपको याद करना जरूरी है, एग्जाम में ये पूछता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है कि जो सागरीय जल में
आपके सॉल्ट की मात्रा होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान अधिक होगा और वाष्पीकरण ज्यादा होगा, शुद्ध जल जहां पे प्राप्त कम होगा, जहां पे शुद्ध जल की मात्रा कम होगी, वहां पे लवणता कम होती है, वहां पे सॉल्ट की मात्रा कम होती है। इसीलिए जहां पर नदियां सागरी जल में अपना जल प्रवाहित करती हैं, मिलाती हैं, यानी कि नदियों के मुहाने पर जहां पर नदियों का जल और सागरी जल मिलता है, वहां पर आपको लवणता की मात्रा बहुत ही, यानी सॉल्ट की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है, नदियों का जो मीठा जल होता है, उसमें लवणता की मात्रा कम होती है। और यही वजह है कि जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, यानी कि जो बर्फीले क्षेत्र है, वहां पे मीठे जो जल होते हैं वो हिम के रूप में होते हैं। अगर वो हिमखंड जहाँ पे तापमान ज्यादा है, उस अगर वो तैरते हुए उस क्षेत्र में आ गए, तो वहां पे वो पिघलने के बाद उस एरिया में अपना जल घुलित कर देंगे, यानी कि मिला देते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम हो जाती है। तो एक वजह यह है, इसकी पहली शर्त होती है कि वाष्पीकरण होना चाहिए, तब जो है लवणता की जो है सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी। और दूसरी शर्त ये है कि वर्षा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा ज्यादा होगी तो वो सागरी जल में मिल के वहां पर जो सॉल्ट की मात्रा है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में सॉल्ट का, ओशन सॉल्ट का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ इसके फैक्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको वाष्पीकरण बताया, और सागरी जो धाराएं होती हैं, जैसा पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ी जल राशि होती है जो एक निश्चित दिशा में सागरों में प्रवाहित होती है, चलती रहती है। तो वो सारे फैक्टर होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपके लवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सागरी लवणता के नियंत्रक कारक हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट की मात्रा घटती या बढ़ती है। पहला है वाष्पीकरण। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वाष्पीकरण। जहां पे तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो वहां पे, लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो लवणता की मात्रा ज्यादा होगी, यानी सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन एक शर्त ये भी है कि बारिश वहां कम होनी चाहिए। अगर वाष्पीकरण हो रहा है और बारिश भी हो जा रही है, तब वहां पे जो सॉल्ट है उसमें मीठा जल मिल जाएगा, और जो मीठा जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें लवणता की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो वो घट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाष्पीकरण एवं लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब है कि अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण कम होगा तो सॉल्ट की मात्रा कम होगी। इसीलिए रेगिस्तानों में जो झील होते हैं, यानी चारों तरफ से घिरे हुए झील हैं, जैसे कि जब मैं आपको लैंडफॉर्म के बारे में बता रही थी, तो आप लोग याद करिए कि प्लेया झील मैंने आपको बताया था। तो उस झील में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बारिश होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है तापमान की वजह से, इस वजह से उस झील में नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये हो गया इसका जो है वाष्पीकरण और सॉल्ट में सीधा संबंध होता है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सॉल्ट की मात्रा कम होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी, और वाष्पीकरण कम होगा तो सॉल्ट की मात्रा कम होगी। इसके बाद है कर्क व मकर रेखाओं के पास लवणता अधिक होती है। इसका क्या वजह है? जबकि भूमध्य रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैप में हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जो अयन रेखा है यानी कर्क और मकर रेखा के पास जो है आपके लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, और ये कह रहे हैं जबकि हम ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर तापमान काफी ज्यादा होता है। लेकिन मैंने आपको ये चीज भी बताया था कि यहाँ डेली पर डे बारिश होती है और काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम होती है, यानी सॉल्ट की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा? सॉल्ट की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? तापमान तो अधिक होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तापमान अधिक होता है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से शुद्ध जल उसमें मिल जाता है। शुद्ध जल मिल जाने से वहां पे जो सॉल्ट की मात्रा है वो घट जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका सॉल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। और एक वजह और है, एक वजह ये है कि इस क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन नदी ब्राजील वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अपना जल अटलांटिक महासागर में प्रवाहित करती है। और ये आप लोग याद रखिएगा कि जितनी भी नदियां हैं विश्व में, सबसे ज्यादा शुद्ध जल किसका होता है? अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी का जो जल होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वेटर वाले क्षेत्र में है, इक्वेटर वाले बेल्ट में यानी भूमध्य रेखी वाले क्षेत्र में ये अमेजन नदी आती है और यहाँ पर डे बारिश होता है, तो इसमें शुद्ध जल मिलता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा नहीं हो पाती है, और ये जो नदी है इसमें शुद्धता हमेशा बनी रहती है। और विश्व में सबसे ज्यादा शुद्ध जल किसका होता है? ये अमेजन नदी का होता है। तो एक ये है कि ये जो नदियां हैं ये अपना जल यहाँ पे प्रवाहित करती हैं। यहाँ पे कांगो, जायरे, ऑरेंज, ये छोटी छोटी बड़ी सारी नदियां हैं, ये यहाँ पे प्रवाहित करती हैं। फिर यहाँ पे चाइना से यांगटीसी, क्यांग, हांगहो नदियां, ये सारी नदियां अपना जल इसमें प्रवाहित करती हैं। तो इस वजह से इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? कि बारिश ज्यादा होती है और जो नदियां हैं वो अपना जल प्रवाहित करती हैं इन महासागरों में। ठीक है, ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आपके कर्क रेखा के क्षेत्र हैं, सॉरी ये हाँ, कर्क रेखा के जो क्षेत्र हैं और इधर ये जो मकर रेखा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, यानी सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण तो यहाँ भी होता है, लेकिन जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर होता है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो जल शुद्ध होता है और मिल जाता है। ठीक है, तो ये घट जाता है। लेकिन यहाँ पे वाष्पीकरण होता है कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में, और बारिश भी बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे आपका जो सॉल्ट की मात्रा है सागरों में वो ज्यादा होती है। तो ये आपका वजह हो गया जिसकी वजह से आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में सॉल्ट की मात्रा सागरी जल में ज्यादा होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा कम होती है। किसमें कम होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और अयन रेखाओं में यानी कर्क रेखा और मकर रेखाओं के पास यहाँ पे इसकी अधिकता होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में लवणता की मात्रा या फिर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है सागरी जल में, तो आपका उत्तर होगा कर्क और मकर रेखा के पास वाले
क्षेत्रों में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, उसके साथ ही साथ वर्षा भी कम होती है और रेगिस्तानी क्षेत्र भी वहां पे है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका वाष्पीकरण, जिसको मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है, लेकिन लवणता अधिक वहीं होती है, यहाँ पे ये नहीं होगा, आप लोग इसको समझिएगा, नहीं होती है क्योंकि वर्षा नियमित होती है और जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो बनी रहती है और मीठा जल यानी शुद्ध जल जो है, जो सागरी नमक वाला जल है, उसमें मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद है वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बारिश ज्यादा होगी तो किसी भी क्षेत्र में अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां पे आपकी लवणता की मात्रा कम हो जाएगी, अगर बारिश कम हो रही है तो लवणता की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए, स्वच्छ जल की अधिक मात्रा लवणता को कम करती है। ठीक है, मैंने अभी आपको यही चीज बताई। इसके बाद है नदी जल का आगमन। नदी के जल का आगमन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमेजन नदी है वो अपना जल कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित करती है। कांगो, जायरे और ऑरेंज नदियां, ये सारी नदियां अपना जल भी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित करती हैं। और इंडियन ओशन में आप देखें तो गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं, और ज्यादातर नदियां गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां आपकी गंगा में इंडियन ओशन में यानी प्रशांत हिंद महासागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो इस वजह से उस क्षेत्र में यानी भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम होती है। और वहां पे प्रशांत महासागर में आप देखें तो वहां पे चीन की जो नदियां हैं, यांगत्से, सिकियांग, हांगहो, ये सारी नदियां भी अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो इस वजह से उस क्षेत्र में लवणता की जो मात्रा है वो कम होती है। शुद्ध नदियों के जल के कारण मुहाने पर लवणता कम होती है। रूम सागर में लवणता 40, यहाँ पे एज एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि जो स्थल से घिरे हुए भाग होते हैं, स्थल से जो घिरे हुए भाग होते हैं वहां पे लवणता ज्यादा होती है, उस जल में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। रूम सागर का मतलब है मेडिटेरियन सी, यानी जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये स्थल से घिरा हुआ है, इसे रूम सागर भी बोलते हैं। यहाँ पे लवणता की मात्रा कितनी होती है, 40 होती है। क्यों होती है, काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, और जो भाग स्थल से घिरा हुआ होता है वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और उस वजह से वहां पे लवणता की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो फैक्टर है इम्पोर्टेंट, वायु दाब और वायु दिशा। इसमें साइक्लोन वगैरह का उल्लेख है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे चीज आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रति चक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा और फिर सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, ये है। अगला है अयनवर्ती। अयनवर्ती का मतलब है, मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास वाले क्षेत्र, याद रखिएगा। भागों में ये दशाएं पाई जाती हैं। किन भागों में पाई जाती हैं, आपके कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे तापमान
अधिक होता है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, अतः लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर से खारे जल को महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। इसमें जो हवाएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे बताया गया कि व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड जो होता है, हवाओं के बारे में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में ज्यादा डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हवाएं, व्यापारिक जो हवाएं होती हैं, ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, यानी कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, यानी कि इस किनारे पर, ठीक है, इस किनारे पर आपका ये कह रहे हैं कि पश्चिमी किनारे से खारे जल को महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये जो हवाएं हैं इनकी वजह से ये होता है। और इसी वजह से मैक्सिको की खाड़ी में लवणता की मात्रा 30 से 37 प्रति थाउजेंड या पर थाउजेंड होती है, 30 से 37 होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से खारे जल को महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देते हैं, और जो मैक्सिको की खाड़ी है वो अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद है, और कैलिफोर्निया का जो तट है, कैलिफोर्निया का जो तट है वहां पे ये घट जाता है सॉल्ट की मात्रा, क्योंकि ये जो हवाएं हैं वहां से उसको ला के मैक्सिको की खाड़ी में करती हैं, वहां पे छोड़ती हैं। इसके बाद है पछुआ हवाएं महाद्वीप के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किंतु पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती हैं। तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से ला के पूर्वी किनारे पर जमा करती हैं हवाएं सॉल्ट को, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पछुआ हवाएं होती हैं, यहाँ पे जो ट्रेड विंड है, यहाँ पे जो पछुआ हवाएं हैं ये महाद्वीप के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं और पश्चिमी तट पर बढ़ा देती हैं। और हवाओं का जो दिशा होता है, उनका चलने का जो महत्वपूर्ण डायरेक्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो जिस दिशा में जाती हैं उस दिशा में सॉल्ट की मात्रा अपने साथ जो भी लेके जाती हैं वहां पे, और जहाँ पे वो नीचे उतरती हैं वहां पे उसको छोड़ देती हैं। फिर अगर ज्यादा मात्रा है तो वहां पे सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अगला है सागरी गतियां। सागरी गतियां मतलब इसमें जो करंट है, जो जलधाराएं हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो जलधाराएं हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सॉल्ट की मात्रा को कम या ज्यादा करने में। यानी कि जो ठंडा जल है वहां पे सॉल्ट की मात्रा कम होगी, और वो जो है जब गर्म वाले क्षेत्र में जाएंगी, ऐसे स्थान में जाएंगी जहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे अपना जल मिला देती हैं, और फिर मिलाने पे वो संतुलित हो जाता है, न तो बहुत ज्यादा रहता है और न ही बहुत कम रहता है। तो ये हो गई धाराएं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला देखते हैं, ये आपका मैप है, इसमें आप समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगला है सागरी लवणता का वितरण। ठीक है, और एवरेज जो सॉल्ट की मात्रा है जल में, ओशन वाटर में, वो कितनी है? 35 है।
ये याद रखिएगा। इसके बाद है इसका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज यानी अक्षांशीय वितरण। अभी मैंने जो अक्षांशीय यानी कि भूमध्य रेखा पर कितना है, 0 डिग्री पर कितना है, 30 डिग्री पर कितना है, 40 डिग्री पर कितना है। तो ये जो अक्षांशीय वितरण है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मात्रा दी हुई है, ये मात्रा आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कितनी है, 34 है, 34 है। उच्चतम लवणता सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उच्चतम लवणता, ठीक है, किन अक्षांशों पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। उत्तरी यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 20 से 40 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं वहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। और कितनी होती है, 36 होती है। ठीक है, मात्रा कितनी होती है, 36 होती है। और जो अक्षांश रेखा है कौन सी है, 20 से 40 डिग्री के मध्य। क्योंकि उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता जो है कम होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। दक्षिणी गोलार्ध में कितना होता है, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध का, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35 सॉल्ट की मात्रा जल में, सागरी जल में। इसके बाद है दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य कमी होती है। यानी जो सॉल्ट की मात्रा है वो कम होती है। कहाँ पे, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। और दोनों गोलार्धों में, ऐसा कि नहीं केवल उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी में, दोनों गोलार्धों में ऐसा होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में 31 होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 33 होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में कितना होता है, 33 होता है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे लिखा 31 होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 33 पर 1000 होता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है आपका ये कि दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री के मध्य 35 होता है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट की मात्रा सागरी जल में 20 से 40 डिग्री के मध्य होती है। और होती कितनी है, 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन सागरी जल में क्षैतिज रूप से। इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता। अभी तक तो मात्रा जो एग्जैक्ट थी वो बताई गई, लेकिन यहाँ पे एवरेज बताया गया है। तो वो कितनी है, जो कि भूमध्य रेखा पर थी, 34, 34 हो गई। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना है, ये 35 है। इसको याद रखिएगा, ये चीजें याद करने की है, आपको याद करना पड़ेगा इसे। इसके बाद है अक्षांशीय वितरण के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस तरह से पड़ी हुई रेखाएं, इस आधार पे 4 भागों में इसे बांटा गया है। 4 भागों में तो पहला है भूमध्य रेखा का कम लवणता का मंडल। यानी कि हम लोग को पता है कि जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वहां पे
सॉल्ट की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है, अभी मैंने जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए वही उसकी वजह है, क्योंकि वहां पे जो वाष्पीकरण होता है ज्यादा होता है, लेकिन बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर नदियां अपना जल आसपास के क्षेत्रों में सागरी जल में प्रवाहित करती हैं। इसके बाद है अयनवर्ती। अयनवर्ती से मतलब है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है। अधिकतम लवणता मंडल, यहाँ पे लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद शीतोष्ण कम लवणता का मंडल। अब ये जो आपको बेल्ट दिया गया है, ट्रॉपिकल बेल्ट और सब ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इसके बारे में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये जान जाइए कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो बेल्ट होती है, जो क्षेत्र होता है, वहां पे लवणता की मात्रा कम होती है। और ये अयनवर्ती अधिकतम लवणता का जो मंडल होता है, जो जोन होता है, उसके बाद आता है। तो ये कर्क और मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र होगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। इसके बाद ध्रुवी तथा उपध्रुवी न्यूनतम लवणता मंडल, यहाँ पे भी लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका कुछ जो सॉल्ट की मात्रा है, इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री लिखा गया है, अक्षांशी 0 डिग्री है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाया गया है कि इस कलर से जो है वो 31 से 32 है, फिर 33 है, फिर 34 है, फिर 35, फिर 36, 37, इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देशांतर दिया गया है 180, 135, 90, 45, 0। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जो ओशन होता है, जो महासागर है, उनके हिसाब से वहां पे लवणता की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा कितनी है उसको देखेंगे। तो भूमध्य रेखा के पास यानी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास सॉल्ट की मात्रा कितनी होती है? 34.85 पर थाउजेंड, 34.85 होती है। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि जो आपका प्रशांत महासागर है वो तो दोनों गोलार्धों में है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो 15 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, वहां पे ज्यादा होती है लवणता की मात्रा। कितनी होती है? 35 होती है। और दक्षिणी प्रशांत महासागर में 36 होती है। कोलंबिया तट, कोलंबिया जो तट होता है, यहाँ पे कुछ छोटे बड़े तट दिए गए हैं जहाँ पे सॉल्ट की मात्रा को दिखाया गया है। तट है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सब की अपेक्षा तटों पर बहुत ही कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पे नदियां, सागरी जो तट होते हैं वहां पे नदियां अपना जल प्रवाहित करती हैं, और जो वर्षा का भी जो जल होता है वो बहकर सागरों में प्रवाहित होता है। इसलिए जो सागरी तट होते हैं, किनारे होते हैं, वहां पे सॉल्ट की मात्रा कम होती है। इसके बाद चिली का जो तट है, चिली देश जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहां पे भी सॉल्ट की मात्रा कितनी होती है? 33 होती है। और जो येलो नदी है, जहाँ पे ये अपना जल प्रवाहित करती है सागर में, यहाँ पे ये 30 होता है इसकी मात्रा। और यांग टीसीक्यांग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जब अपना जल प्रवाहित करती है तो इसमें कितनी होती है? 33 पर थाउजेंड होता है इसका लवणता की मात्रा। तो इसको आपको याद करने की चीज है, और ज्यादातर इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं
ये भूमध्य रेखा के पास और उत्तरी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में, और आगे भी चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग जान गए कि वहां पे सॉल्ट की मात्रा कितनी है। अब है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में कितनी है? सबसे पहले इसकी जो एवरेज सॉल्ट की मात्रा है इसमें कितनी है? 35.67 पर थाउजेंड। ठीक है। और उच्चतम लवणता 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों पर, यहाँ पे 15 से 20 डिग्री अक्षांशों पर, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 37.77 पर थाउजेंड होता है। यहाँ पे ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों को बताया है। उत्तरी और दक्षिणी कहने का ये मतलब है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध का बताया है और यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध का बताया, और कोष्टक में ये चीजें लिखी गई हैं क्योंकि ये 15 से 20 डिग्री अक्षांश में दोनों गोलार्धों में ये बता रहा है। इसके बाद है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में अधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पे? 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है वहां पे लवणता अधिक होती है। किस सागर में? अटलांटिक महासागर में। और पूर्वी भाग में कम होता है। जाहिर सी बात है, जब पश्चिमी भाग में अधिक होगा तो पूर्वी भाग में कम होगा। इसके बाद है नदियों का मुहाना, यानी कि जो नदियां अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं वहां पे सॉल्ट की मात्रा कितनी है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सेंट लॉरेंस 31 पर थाउजेंड, अमेजन 15 यानी 15 पर थाउजेंड, कांगो 34, नाइजर 20 और राइन रिवर ये 32। और इन सभी नदियों में अगर आप देखें तो जो अमेजन नदी है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम है। इसमें केवल 15 है, 15 पर थाउजेंड है सॉल्ट की मात्रा। और ये क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो विश्व में सभी नदियां हैं उनमें सबसे शुद्ध जल किसका है? अमेजन नदी का। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, अवस्थित है, और हमेशा वर्षा होती रहती है और शुद्ध जल इसमें मिलता रहता है, इसलिए सॉल्ट की मात्रा बढ़ नहीं पाती है। तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं। अगला हमारा हिंद महासागर में कितनी होती है इसको देख लेते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांश पर कितनी होती है? 35.14 पर थाउजेंड। बंगाल की खाड़ी में 30 होती है, 30। अरब सागर में 36 होता है। अब आप सोचेंगे कि बंगाल की खाड़ी में 30 होता है और अरब सागर में 36 होता है, जबकि दोनों एक ही महासागर के भाग हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में नदी है, यानी जो आपकी गंगा नदी है और भी जो नदियां हैं अपना जल प्रवाहित करती है, इसलिए बंगाल की जो खाड़ी है वहां पे सॉल्ट की मात्रा कम है, 30 है। और जो अरब सागर है वहां पे 36 है। क्यों है? क्योंकि वहां पे जो नदियां अपना जल प्रवाहित करती हैं काफी छोटी हैं और वो चारों तरफ से स्थल से ज्यादातर घिरा हुआ भाग है। जो नदी है, प्रमुखतः जो नदियां हैं वो अपना जल वहां पे बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से प्रवाहित नहीं कर पाती हैं। तो ये वजह है
आपका कि बंगाल की खाड़ी में जो सॉल्ट की मात्रा है वो कम है और जो अरब सागर है उसमें ज्यादा है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अधिकतम होता है। अधिकतम लवणता की मात्रा होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां पे रेगिस्तानी भाग है। पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वाष्पीकरण अधिक होगा और बारिश की मात्रा बहुत ही कम होगी, इसलिए वहां पे जो लवणता की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा है वो ज्यादा होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है, अभी तक तो हमने जो क्षैतिज वितरण होता है यानी अक्षांश के आधार पर जो घटता बढ़ता रहता है उसको हम लोगों ने जाना, लेकिन अब हम लोग जानेंगे जो सॉल्ट की मात्रा है वो सागरी तली से लेकर और जो ऊपरी सतह है वहां पे कैसी होती है। तो ये एक नियमित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है कि यहाँ पे इतनी गहराई पे इतना होगा, इतनी गहराई पे इतना होगा, घटता बढ़ता रहता है। तो इसको देख लेते हैं। लवणता का लंबवत वितरण। महासागरीय भागों में जल की ऊपरी सतह में सर्वाधिक लवणता होती है। ऊपरी सतह यानी जो ऊपरी भाग होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो ऊपरी हिस्से का ही होगा और जो सनरेज है वो नीचे तो ज्यादा जा नहीं पाता है, यानी 20 मीटर तक हम लोगों ने पढ़ा था, 20 मीटर तक ही वो प्रभावपूर्ण तरीके से तापमान बढ़ सकता है। तो ये वजह होती है कि जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। इससे नीचे जाने पर इसमें अंतर आता है, कम होता रहता है। उच्चतम और न्यूनतम लवणता मंडल का अलगाव एक संक्रमण मंडल से होता है। इस मंडल को हेलोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन। ये चीज आप लोग याद करिएगा, मैंने बताया था कि पाइक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन ये तीनों एक ही गहराई के मंडल होते हैं, लेकिन जो थर्मोक्लाइन होता है वो तापमान में परिवर्तन को बताता है, जो पाइक्नोक्लाइन होता है वो घनत्व में परिवर्तन को बताता है और जो हेलोक्लाइन होता है वो लवणता में परिवर्तन को बताता है। ये नीचे जाने पर एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा जोन होता है जहां पर कि आपके जो भी हो, चाहे वो तापमान हो, घनत्व हो, वह उसमें इन तीनों में तेजी से परिवर्तन होता है और गहराई इनकी सेम होती है, 300 से 1000 मीटर पर होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थर्मोक्लाइन भी मैंने लिख दिया, थर्मोक्लाइन, ठीक है, पाइक्नोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन, ठीक है, और यहाँ पे हेलोक्लाइन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ये तीनों जो जोन है, तीनों मंडल है, एक ही गहराई के में अवस्थित होते हैं। कितने में? 300 से 1000, 300 से 1000 मीटर की गहराई में ये होते हैं। और जो थर्मोक्लाइन होता है वो तापमान को बताता है, तापमान। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो पाइक्नोक्लाइन है ये घनत्व को बताता है, घनत्व को बताता है, और ये जो है ये लवणता को बताता है। ठीक है, तो ये
जो इसका गहराई का जोन होता है वो एक ही होता है, 300 से 1000 मीटर के बीच ये लेयर पाई जाती है। और थर्मोक्लाइन तापमान, पाइक्नोक्लाइन घनत्व और हेलोक्लाइन लवणता, ये जो ऐसे मंडल है जहां पर कि बहुत ही तेजी से इन तीनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो ये हो गया हेलोक्लाइन का जोन, जहां पर कि आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट की मात्रा में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है नीचे जाने पर। कितनी गहराई पर? 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। आगे चलते हैं, ये आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर जो सॉल्ट की मात्रा है वो घटती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लेटीट्यूड जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश का मतलब है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे। और जो लो लेटीट्यूड है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र यानी 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री का जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले उच्च अक्षांशीय रेखाओं को देखते हैं। ठीक है, उच्च वाला, हाई वाला देखते हैं, हाई लेटीट्यूड का। यहाँ पे जब सबसे ऊपर होते हैं तो यहाँ पे 30 होता है उच्च अक्षांशों में, ये याद रखिएगा, इसको मैं बता रही हूँ, ये वाला। ठीक है, जब 500 पर जाते हैं तो ये 34 होता है, 1000 पर जाएंगे तो ये 35 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ये बढ़ता है उच्च अक्षांश में। कहाँ पे? जो हाई लेटीट्यूड वाले क्षेत्र होते हैं। लेकिन लो में देखें, अगर जो निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं वहां पे देखते हैं तो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे ऊपरी तल पे ज्यादा होता है। और फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये घटता जाएगा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। फिर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर ये बराबर हो जाता है, फिर कितना भी नीचे जाए ये 35 ही ज्यादातर रहता है, ज्यादा नहीं घटता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ये वाला लेयर है, ज्यादातर प्रभाव 1000 मीटर तक ही इसका होता है। तो ये हो गया आपका लवणता, सैलिनिटी। जो सागरी जल में लवणता की जो मात्रा होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और एक चीज और है, आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में जो सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है वो सान जुआन डान एक झील है अंटार्कटिका में। डान जुआन पांड, ये एक झील है, इसमें लवणता की मात्रा 440 पर 1000 होती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे होती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में ये है, अवस्थित है। यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि महासागरीय जल में जो सॉल्ट की मात्रा है यानी लवणता की मात्रा कितनी होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, उसके रीजन क्या होते हैं। और जो नमक की मात्रा सागरों में आती है वो कहाँ से आती है, मैंने आपको बता दिया। कम होती है तो क्यों होती है, ज्यादा होती है तो क्यों होती है, जो आपके हाई लेटीट्यूड के क्षेत्र हैं वहां पे कितनी होती है, जो लो लेटीट्यूड के हैं वहां पे कितनी होती है, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया हम लोगों ने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।